बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कारपोरेट टैक्स अवॉइडेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो टैक्स अवॉइड करती हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है या कि नहीं बेहतर होती। इस पे हमारे पहले भी टॉपिक इस पे बात हम कर चुके हैं, क्योंकि मेरा ये पीएचडी का टॉपिक था तो मैंने कहा साथ साथ ये उसको भी रिवाइज करता रहूं और आपको भी ये बातें बताता रहूं कि टैक्स अवॉइडेंस के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक तो ये है कि शॉर्ट टर्म तो आपको बेनिफिट हो सकता है, एक साल के लिए, एक क्वार्टर के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म आप जाते हैं, अगर टैक्स अवॉइड करते हैं तो फिर सस्टेनेबल नहीं रहते, लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी। इसी तरह हाउ टैक्स स्ट्रेटजीज अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड रेपुटेशन। क्योंकि जब आप टैक्स अवॉइड करते हैं तो आपका जो है रेपुटेशन वो भी स्टेक पे लगती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेक पे लगती है, और इसके अलावा आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है कि किसी वक्त भी आपका ऑडिट हो सकता है, किसी वक्त भी आपको टैक्स एजेंसीज या अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपको चेक कर सकती हैं। हाउ अग्रेसिव टैक्स स्ट्रेटजीज शेप प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड कारपोरेट रेपुटेशन। तो जो आपकी स्ट्रेटजी है, टैक्स स्ट्रेटजीज जो हैं आपकी, अगर तो वो अग्रेसिव होंगी तो यकीनन आपकी रेपुटेशन पे भी इफेक्ट करेगी, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट करेगी और रिस्क पे भी इफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह आज डिस्कस करनी है। इसको डिस्कस करते हुए आपको मैं एंड रिजल्ट पे आऊँगा कि जो फर्म्स टैक्स अवॉइड करती हैं उनकी जो अवॉइडेंस है वो शॉर्ट टर्म तो उनको बेनिफिट दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो बेनिफिट नहीं दे सकती। उनकी रेपुटेशन का लॉस हो सकता है, उनके कंज्यूमर जो है उनको छोड़ सकता है, और ये सारी चीज़ें हम लेते हुए आज डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ कारपोरेट टैक्स अवॉइडेंस। ये कल के लेक्चर में भी हमारा था कि कारपोरेट टैक्स अवॉइडेंस क्या है। तो टैक्स अवॉइडेंस जो है ना, बेसिकली वो जो कंपनीज हैं वो अग्रेसिवली यूज करती हैं लूप होल्स जो कहीं लॉ में होते हैं। एक तो लूप होल्स हैं और फिर इंसेंटिव्स हैं या मिसमैच जो हैं, उनको यूज करते हुए वो टैक्स को अवॉइड करती हैं। तो इस तरह से एक तो टैक्स अवॉइडेंस हो सकती है, दूसरी जो है प्रॉफिट शिफ्ट कर लेती हैं। कहां से? लो जो ऐसी कंट्रीज हैं जहां टैक्स रेट कम है, वो हायर से टैक्स हेवन्स में शिफ्ट कर लेती हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि जैसे पाकिस्तान में 29% टैक्स का रेट है, आयरलैंड में 12% है या 12.5% है, तो यहाँ से अपना प्रॉफिट उधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि कम टैक्स देना पड़े। और फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैनिपुलेट भी करते हैं इसी तरह से कि प्राइस को इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं कि वो लो टैक्स कंट्रीज़ में चला जाए। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ टैक्स हेवन्स जो है इसमें यूज़ किया जाता है कि यहाँ टैक्सेशन का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। टैक्स हेवन्स वो कहाँ इलाके हैं जहाँ टैक्स की बचत होती है, तो वो टैक्स हेवन्स में चले जाते हैं। इसी तरह ये है लीगल, जो टैक्स अवॉइडेंस है वो लीगल है, बट ऑफन एथिकली जो है वो कंट्रोवर्सल है कि एथिकली जो इसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वैसे लीगल है टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइड क्यों करती हैं कंपनीज? वाई कंपनीज अवॉइड द टैक्सेस? क्यों करती हैं? एक तो ये होता है कि वो उन्होंने देखना होता है कि लोअर इफेक्टिव टैक्स रेट, किस जगह टैक्स का रेट जो है वो लोअर है उस जगह जाना होता है। फिर हायर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, टैक्स का बाद जो प्रॉफिट जहां आता है वहां जाना होता है। इम्प्रूव कैश फ्लो, अपना कैश फ्लो इम्प्रूव करती हैं। शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती हैं और कंपिटेटिव एडवांटेज लेती हैं कि एक टैक्स अवॉइड नहीं कर रहा, दूसरा अवॉइड कर रहा है, तो उसका शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ रही होती है। और इसी तरह बूस्ट द शेयर होल्डर्स रिटर्न, तो शेयर होल्डर का रिटर्न बूस्ट करता है। इसलिए फर्म्स जो है वो टैक्स अवॉइडेंस करती हैं, स्पेशली अट्रैक्टिव इन हाई कम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज। तो ये ज़्यादा कहाँ होता है? यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, मार्जिन कम होते हैं, उस जगह ये ज़्यादा बूस्ट करती हैं, ज़्यादा टैक्स अवॉइड करती हैं फर्म्स। तो अब शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस इम्पैक्ट क्या होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लॉन्ग टर्म तो टैक्स अवॉइड करने वाली फर्म्स जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन शॉर्ट टर्म कर लाती हैं। वो कैसे होता है कि हाई रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटीज़ जो है वो उनका बढ़ जाता है फॉर द टाइम बीइंग, और इंक्रीज़ आ जाता है नेट प्रॉफिट में,
क्योंकि ज़ाहिर है जितना टैक्स अवॉइड किया होगा, जितनी टैक्स चोरी की होगी, उतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और इस तरह से वो सबसे कंट्रोल्ड जो एक्सपेंस है वो टैक्स है, तो इससे बढ़ सकता है और बेटर कैश फ्लो हो जाएगा, शॉर्ट टर्म स्टॉक गेन आ जाएगा और इसके साथ टैक्स सेविंग ऑफन अपीयर एज अ एफिशिएंसी गेन। तो जो टैक्स सेविंग है उसको एफिशिएंसी गेन के तौर पे फर्म्स लेती हैं, लेकिन ये जेन में आपने रखना है शॉर्ट टर्म के लिए ये कर सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि हिडन फाइनेंशियल कॉस्ट क्या उसकी आती है जब आपने टैक्स अवॉइड करना है, तो टैक्स अवॉइड करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट भी बियर करना पड़ती है। वो कौन सी है? हाई स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट होती है कि जब आपने उसके लिए एक्सपीरियंस्ड बंदे रखने हैं, अकाउंट्स के बंदे एक्सपर्ट होने चाहिए, लीगल आपके जो टैक्सेशन के मैटर्स को डील करते हैं वो बड़े हाई पेड लोग होंगे जो आपको मशवरा देंगे, लूप होल ढूंढेंगे तो फिर आएगा। तो एक तो स्ट्रक्चर्ड कास्ट बढ़ेगी, फिर अर्निंग वॉलेटिलिटी जो है वो उसका बैलेंस जो है वो आप नहीं रख सकते कि हाई वॉलेटिलिटी है या लो है। इसी तरह पॉलिसी एंड ऑडिट का जो रिस्क है वो आपके सर पे मंडलाता रहता है कि अगर ऑडिट हो गया और ये पता चल गया कि हमने ये लूप होल जो अवेल किया है तो उसमें फंस गए, तो फिर आपको ये भी हिडन फाइनेंशियल कॉस्ट इसकी बियर करनी पड़ती है। और डिपेंडेंट ऑन द कम्प्लेक्स टैक्स प्लानिंग, तो आपको कम्प्लेक्स टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। ज़ाहिर है हाई लेवल के आपके वो लोग होंगे जो बड़े लर्नड लोग होंगे जो प्लानिंग आपकी करेंगे, तो इस तरह उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस गेन में नॉट बी सस्टेनेबल, तो आपको जो गेन आ रहा है वो हो सकता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ना हो, शॉर्ट टर्म हो। तो यही मेरा क्वेश्चन है। अब गवर्नेंस एंड एजेंसी का रिस्क क्या होता है इसमें, क्योंकि कारपोरेट गवर्नेंस जो है वो कारपोरेशंस में अहम किरदार अदा करती है और जो एजेंसी कन्फ्लिक्ट है उसका क्या किरदार होता है कि मैनेजेरियल अपॉर्चुनिज्म, कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी के चक्कर में इसलिए होते हैं कि वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा शो करेंगे। जब ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो उसमें उनको बोनसेस मिलेंगे और बोनसेस मिलके अब वो तो बोनस लेके चले गए, लेकिन बाद में जब कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हुई, ऑडिट आया, रिस्क आया, तो उस वक्त वो कंपनी को इसको बियर करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजर्स जो हैं उन्होंने अपॉर्चुनिज्म का फैक्ट लेते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कर ली। इसी तरह बोर्ड की वीक ओवरसाइट जो होती है, जब बोर्ड उसको प्रॉपर नहीं देख रहा होता तो तब भी जो है टैक्स अवॉइडेंस ज़्यादा हो जाती है। रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी, ज़ाहिर है कब भी होगी जब ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस होगी। जब रिड्यूस होगी तो वो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए नहीं होगी बल्कि शेयर होल्डर्स के लिए भी होगी, मैनेजमेंट के लिए भी होगी, बोर्ड के लिए भी होगी। तो ज़ाहिर है जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो आपका जो प्रॉफिट है वो भी प्रॉपर शेयर होल्डर्स को नहीं जाएगा, वो अपॉर्चुनिज्म जो है वो मैनेजेरियल है वो ले लेंगे। और अर्निंग मैनिपुलेशन जो है ज़ाहिर है इसमें होगी, मैनिपुलेट करेंगे आपकी अर्निंग को और प्रॉपर जो है शेयर होल्डर तक नहीं पहुंचेगी। इसी तरह शेयर होल्डर में नॉट फुली बेनिफिट, तो जो असल मालिक हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो उसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। तो जिसके लिए कि वो बीच में लोग जो बेनिफिट उठा गए, लेकिन जब फंसेगी वो ऑर्गेनाइजेशन फंसेगी तो फिर लॉन्ग टर्म वो उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अब रेपुटेशन एंड रेगुलेटरी रिस्क क्या क्या हैं जो कि टैक्स अवॉइडेंस के साथ होंगे। अब इसमें एक तो सबसे पहले है कि पब्लिक बैकलैश एंड मीडिया एक्सपोजर। अगर मीडिया में कहीं ये खबर चल गई कि फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैक्स चोरी करती है, तो उसका जो कंज्यूमर है वो उसकी लॉयल्टी उसके साथ ख़त्म हो जाएगी, उस ब्रांड के साथ। वो कहेंगे कि ये जी टैक्स चोर है, तो वो उसके साथ नहीं जाएंगे। जैसे कि मोस्टली ऐसे होता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ कहीं छापा मार रही होती हैं और टैक्स अथॉरिटीज़ सील कर रही होती हैं, तो जाके जब वो कंज्यूमर जाता है वो ये तो टैक्स चोरी करते हैं, तो वो कंज्यूमर की लॉयल्टी जो है उसके साथ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह पब्लिक में वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है और लोग उसके ज़्यादा लॉयल नहीं रहते, जिसकी वजह से उसकी सेल्स कम हो जाएंगी, सेल्स गिरेंगी तो यकीनन वो उसका प्रॉफिट गिर जाएगा। इसी तरह कंज्यूमर बाइकआउट, तो वो इसी वजह से कंज्यूमर जो है वो बाइकआउट कर देता है, उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का बाइकआउट कर देता है, तो इससे भी उसको प्रॉब्लम आती है। और ESG डाउनग्रेडेड एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो है उसका जो इफेक्ट है वो ज़ाहिर है वो डाउनग्रेड हो जाता है और वो कम होता है। तो टैक्स का ऑडिट, पेनल्टीज़ एंड बैक टैक्सेस, कि जब वो ऑडिट होता है, ऑडिट में वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं
तो अपॉर्चुनिज्म वाले जो अपॉर्चुनिटी लेके वो तो निकल गए, उन्होंने तो बोनसेस वगैरह ले लिए। अब क्या होता है कि वो कास्ट दोबारा टैक्स रीपे करना होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन खुद पे रीपे करती है। रीपे करने की वजह से उसको लॉस होता है, और वो लॉस जो है सस्टेनेबिलिटी उसकी अफेक्ट करता है, और लॉन्ग टर्म उसको फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह रेपुटेशन लॉस कैन डिस्ट्रॉय फर्म वैल्यू। तो जो फर्म की वैल्यू है एक अपग्रेड हुई हुई थी, रेपुटेशन जो है उसको डाउनग्रेड कर देती है, जिससे डाउनग्रेड होने से उसकी वैल्यू जब डाउनग्रेड होगी तो ज़ाहिर है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी, और वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा सकेगी। इसी तरह इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा ये सारी चीज़ें, आपने जैसे कि ये देखी, ये सारी चीज़ें यकीनन इस पे लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट इस तरह करेंगे। हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल को कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ी है, ये सारी चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की है। लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का जो लॉस हो गया है, अब जब लॉस हो गया है तो फिर उसको ट्रस्ट को बनते बनते टाइम लगेगा। अब जो रेपुटेशन बनानी होती है उसमें तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब गिराने में चंद साइकिल लगते हैं तो रेपुटेशन लूज हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर है उसको ट्रस्ट बनाने में टाइम लगेगा। और अनस्टेबल ग्रोथ, ग्रोथ जो है फिर वो स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों के जहनों में होगा कि ये टैक्स चोर है, तो वो उसके जितनी भी वो मार्केटिंग करेंगे, इफेक्ट करेंगे, तो वो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, अब अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि ये टैक्स अवॉइड करते हैं, तो अब वो बार बार उनको चेक करेगी, और उसके रेगुलेटरी चेक जो हैं वो ज़्यादा उस पर लगेंगे। और रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी, तो ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर होगा वो भी बीच में निकल जाएगा, अपना सरमाया निकालेगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है अफेक्ट होगी, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना विड्रॉ कर लेंगे। तो सस्टेनेबल बट रिलाई ऑन द लेजिटिमेसी नॉट लूप होल। तो कैसे सस्टेनेबल रहती है? जिसकी लेजिटिमेसी होती है। अगर आपकी लेजिटिमेसी नहीं होगी तो फिर आप सस्टेनेबल नहीं होंगे, अगर आप लूप होल्स पे चलेंगे तो फिर भी सस्टेनेबल नहीं होंगे। तो इस तरह फर्म की सस्टेनेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि वो लेजिटिमेट हो। और अगर हम बात करें कि टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही है, दूसरी टैक्स अवॉइड कर रही है, तो इनके क्या अफेक्ट होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। एस्पेक्ट्स क्या हैं? अगर अग्रेसिव टैक्स है जो अवॉइड कर रही है उसकी क्या है, और रिस्पॉन्सिबल टैक्स स्ट्रेटजी वाली फर्म है उसका क्या है। तो आप ये देखेंगे प्रॉफिट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म ये बूस्ट करेगा जो टैक्स अवॉइड कर रही है ना, शॉर्ट टर्म में तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बहुत हो जाएगा। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल फर्म है उसका स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है रिटर्न जो है स्टेबल रहेगा, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर हम रिस्क की बात करें तो अग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस में हाई रिस्क है कि अथॉरिटीज़ किसी वक्त भी चेक कर सकती हैं, डर आपको रहता है, प्लानिंग के लिए आप बड़े लोग हायर करते हैं, कॉस्ट उसकी बड़ी बियर करनी पड़ती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल टैक्स स्ट्रेटजी जो है उसमें कंट्रोल्ड होता है, आपको पता होता है कि अगर आ जाती है टैक्स अथॉरिटी, टैक्स का ऑडिट होता भी है तो हमें कोई टेंशन इसलिए नहीं है कि हमने तो टैक्स अवॉइड किया ही नहीं है, तो ये कंट्रोल्ड रहता है। और अगर हम ESG की बात करें तो अग्रेसिव टैक्स में बहुत वीक होगी, और रिस्पॉन्सिबल टैक्स स्ट्रेटजी के लिए स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के इम्पैक्ट जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर रेपुटेशन की बात करें तो रेपुटेशन हमेशा स्टेक पे रहेगी, जब टैक्स अवॉइडेंस होगी हर वक्त उसकी रेपुटेशन ख़राब होने का ख़तरा है, वो वल्नरेबल रहेगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल टैक्स स्ट्रेटजी है तो वो ट्रस्टेड है, उस पे ब्रांड पे जो कंज्यूमर है उसका पूरी ग्रिप है कि नहीं ये लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं, ये टैक्स चोरी नहीं करते, तो वो उसकी लॉयल्टी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो अग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस वाले हैं उनके साथ लॉयल्टी ख़त्म हो जाती है। तो रोल ऑफ ESG स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस का जो इम्पैक्ट है ऑन द स्टेक होल्डर्स, वो क्या होगा कि मॉडर्न इन्वेस्टर्स प्रेफर, जो मॉडर्न इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, वो उसको प्रेफर करते हैं जो ट्रांसपेरेंस टैक्स डिस्क्लोजर के, जो अपने डिस्क्लोजर हैं टैक्स के प्रॉपर डिस्क्लोज करता है, प्रॉपर टैक्स पे करता है, सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और इन्वेस्टर जो है उसमें आएगा। और अलाइनमेंट विद ESG प्रिंसिपल्स, और ESG प्रिंसिपल के साथ जिस कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की अलाइनमेंट होगी उसमें भी इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा इन्वेस्टर आएगा। फेयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में फेयर कंट्रीब्यूट कर रही है तो इसके लिए इसका इन्वेस्टर भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और जो
कंज्यूमर है वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। कंज्यूमर इसलिए अट्रैक्ट होगा कि वो सोसाइटी के लिए बेहतरी के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। और प्रिडिक्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो इससे क्या होगा, जो आपकी ग्रोथ होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म नहीं होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। तो इसी तरह टैक्स बिहेवियर इज अ नो एन ESG इशू, तो ये एक ESG सस्टेनेबिलिटी का भी इशू है। अगर आप टैक्स अवॉइड करेंगे तो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। अब पॉलिसी एंड द बिजनेस इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, तो जो पॉलिसी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि फॉर फर्म्स बैलेंस टैक्स एफिशिएंसी विद एथिक्स, कि उनको बैलेंस रखना चाहिए, टैक्स अवॉइड नहीं करना चाहिए, एथिक्स के साथ बैलेंस टैक्स की पेमेंट होनी चाहिए। और फिर जो स्ट्रेंथन द बोर्ड ओवरसाइट, जो कारपोरेट बोर्ड है उसको चाहिए कि वो ओवरसाइट इसको प्रॉपरली इस तरह से करे कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले लोग हैं, अपॉर्चुनिज्म है, वो ना हो सके, वो लोग जो है मैनेजेरियल अपॉर्चुनिज्म जो है वो बेनिफिट ना उठा सके इससे। और अलाइन टैक्स स्ट्रेटजी विद द सस्टेनेबिलिटी गोल्स, तो जो आपके सस्टेनेबिलिटी के गोल्स आपने लॉन्ग टर्म सेट किए हुए हैं, आपकी टैक्सेशन भी उसके पैरेलल चलनी चाहिए, जैसे आपके सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। और अगर मैं रेगुलेटर्स की बात करूं तो रेगुलेटर्स जो हैं वो क्लोज लूप होल्स, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड रूल्स, क्योंकि टैक्स अवॉइड होता है जब लूप होल्स ढूंढते हैं। तो अब रेगुलेटर्स जो हैं उनको लूप होल्स पे अपनी नज़र रखनी चाहिए और लूप होल्स को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि उस पे लूप होल ना ढूंढ के उसमें टैक्स अवॉइड कर सकें। और स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि टैक्स हेवन्स की तलाश में ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टैक्स अवॉइड करती हैं, तो इसलिए जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, इंटरनेशनली कोऑर्डिनेशन होगी, तो देन वो टैक्स अवॉइड नहीं कर सकेंगी फर्म, तो इसमें भी बेनिफिट होगा। तो अगर मैं इसके बात करूं कि इसमें से हम क्या की टेक अवे क्या कर रहे हैं, तो टैक्स अवॉइडेंस में इम्प्रूव द शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था, शॉर्ट टर्म तो ये बेनिफिट दे सकती है, बट एक्सेसिव अवॉइडेंस अंडरमाइंस द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रहेगी, ट्रस्ट एंड फर्म वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। तो इसलिए टैक्स अवॉइडेंस से बचें और टैक्स प्रॉपर पे करें, ताकि आपकी फर्म ग्रोथ प्रॉपर हो सके। स्मार्ट फर्म चूज स्टेबिलिटी ओवर द शॉर्टकट्स, तो जो स्मार्ट फर्म्स हैं, स्मार्ट काम करने वाले हैं, वो स्टेबल काम करते हैं, ना कि शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। तो जो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि मैंने आपको ये चीज़ समझाने में कामयाब हो गया होऊंगा कि वो फर्म्स जो टैक्स अवॉइड नहीं करती उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म होती है और सस्टेनेबल होती है। लेकिन जो फर्म्स टैक्स अवॉइड करती हैं उनकी सस्टेनेबल नहीं रहती, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो लेते हैं लेकिन उनकी रेपुटेशन लॉस होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो उन पे चेक एंड बैलेंस रखती है। यहाँ तक मेरा काम था, मैंने ये बात आप तक पहुँचा दी है। अब उम्मीद है कि आप लोग इस बात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि आपके मुल्क की ग्रोथ हो, मुल्क की तरक्की हो और लोग जो हैं वो हैवी पेनल्टीज से बच सकें जो कि टैक्स अवॉइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।